बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो को 10-12 दिन बाद जाके बन रही है और ये क्यों इतनी लेट बन रही है ये मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है। इसके साथ मैं ये जो टॉपिक आपने थंबनेल देखा है इसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है जी। पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो लेट क्यों बन रही है। असल में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई कंपनी हमने लॉन्च की है आप लोगों के लिए, टू बी कंसल्टेंट्स के नाम से है। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल पाकिस्तान में फ़िलहाल कुछ ऐसा कोई इदारा है जो इस तरह काम कर रहा है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम करने वाले हैं। आने वाले कुछ 5-10 दिन के अंदर अंदर ही सारे मामलात हम क्लियर कर लेंगे और आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस में मेरे साथ मीटअप कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे बड़े मारूफ लॉयर हैं जिनको आप जानते हैं, इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी उनके साथ, तो आप उनको भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पीछे मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। मारूफ टैक्स एक्सपर्ट हैं, इनकम टैक्स लॉयर हैं, राजा तंसर साहब। उनकी इंशाल्लाह उनके साथ मिलके ये हमने प्रॉपर एक कंपनी को जो है वो एक इस तरह कस्टमाइज़ किया है कि आपको एक छत के नीचे इमिग्रेशन के मामला भी मिल जाएं और टैक्स के मामला भी मिल जाएं। बेसिकली होता ये था कि क्लाइंट्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती थी कि उनको टैक्स के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए किसी और अदारे में जाना पड़ता था, इमिग्रेशन के मामलात करवाने के लिए हमारे पास आना पड़ता था। तो हमने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, आपको एफआरसी वगैरह बनवाने हैं, आपको अपना इमिग्रेशन से रिलेटेड सर्विस चाहिए, आपको टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सर्विस चाहिए, आपको एनटीएन और दीगर जितने भी मामलात होते हैं प्रॉपर वीज़ा फाइल के लिए सबमिट करने के लिए, वो सारे आपको एक ही छत के नीचे इंशाल्लाह हमारे पास मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले कोई 2-4 दिन के अंदर अंदर हम अपने तमाम मामलात को सेटलमेंट करके उसकी सेटल करके आपको फिर प्रॉपर एक वे देंगे जिसके ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर हमारे पास आके अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है, विजिट वीज़ा के लिए फ़ाइल प्रोसेसिंग करवानी है, जॉब्स हंटिंग करवानी है, आपको टैक्स एक्सपर्टीज़ के हवाले से कुछ सर्विस चाहिए होगी वो आप अवेल कर सकेंगे या डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवा सकेंगे। आपके लिए बहुत डिसेंट पैकेजेस होंगे, आपके लिए कुछ फ्री सर्विसेज भी होंगी जो कि आप हमारे ऑफिस में आके अवेल कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें आने वाले कुछ 1-2 वीडियोस हम बनाएंगे प्रॉपर और अपने ऑफिस में, और ऑफिस की लोकेशन हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको तमाम मामला समझ आ सके कि टू बी कंसल्टेंट्स जो हमारी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक हमारी, वो आपके लिए किस तरह काम करेगी, किस तरह आ सकेंगे। अगर आप ऑनलाइन सर्विस लेना चाहें वो ले सकेंगे, उस इदारे में होगा क्या क्या, क्या आपको फ्री मिलेगा, क्या आपको पेड मिलेगा, हर चीज़, और डिसेंट पैकेजेस क्या होंगे, हर चीज़ की जो डिटेल है ना वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ 2-3 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारी डिटेल मौजूद होंगी, ठीक है जी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए, आपका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, और ये करने के लिए कि आप एजेंटों के या फ्रॉडियों के हाथों से बच के आप लीगली अपना काम प्रोसीजर करवा सके, जो कि चंद हज़ारों या चंद लाख रुपए में हो जाता है काम, वो आपका लाखों रुपए में ना हो, ठीक है। नाउ मूव ऑन द सेकंड टॉपिक ऑफ वीडियो। अभी आ जाए इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको ये डर होता है कि यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना है, या उसको आपको रिफ्यूज़ल आ चुकी है, मतलब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बेसिकली वीडियो का पर्पज़ भी यही था कि 2 तरह के बंदे होते हैं। एक तो जिसको रिफ्यूज़ल आ चुकी है, मतलब उसने जाना ही जाना था, फॉर एग्जांपल कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, यूके का, यूएसए का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, किसी भी कंट्री का, वट आपकी डेस्टिनेशन थी, आपने कहा यार मुझे यूरोप जाना ही जाना है, वीज़ा लेने ही लेना है, आपका वीज़ा हो गया रिजेक्ट, रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन जाना भी आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है। या फिर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि अप्लाई नहीं कर रहा, डर के मारे अप्लाई नहीं कर रहा कि यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। तो आप दोनों, ये जो 2 टाइप के बंदे मैंने आपको बताए हैं, बेसिकली इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि नेक्स्ट उनका प्लान क्या होना चाहिए। अगर कोई बंदा डर रहा है वीज़ा अप्लाई करने से, उसको किन कमियों को दूर करके वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ताकि वो रिफ्यूज़ल से बच सके, और अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अब आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ये डर है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए और इस डर की वजह से अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा, तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया इस डर की वजह से कि रिफ्यूज़ल ना मिल जाए। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं और बेधड़क होकर अपना वीज़ा फाइल सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह आपका वीज़ा 99% मिल जाएगा। 1% रिजेक्ट होने के चांसेस हर वीज़ा के होते हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि 100% वीज़ा मिल सकता है। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई कह दे तो वो अलग बात है। तो 99% आपका वीज़ा लग जाएगा अगर आपने ये 2 काम कर लिए अपनी फाइल के अंदर। जस्ट 2 स्ट्रेटजीज को आपने फॉलो करना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइल के अंदर फेक डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगाना, ना झूठ बोलना है। फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, पहला काम ये बता रहा हूँ। फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना और झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे, इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, तो इसका फिर ये मतलब होगा कि आपको रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगी, आपको सीधा बैन लगा देंगे वो।
फिर बैन या ब्लैक लिस्ट, आपको बैन भी नहीं करते ज़्यादा, मोस्टली कंट्रीज अब ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये बंदा पूरी ज़िंदगी हमारे मुल्क में आ ही नहीं सकता। और अगर कोई कंट्री आपको ब्लैक लिस्ट कर देता है तो जब दूसरे कंट्री में आप जाते हैं ना, तो वो फिर सोचते हैं कि यार ये बंदा मिस रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कोई गलत एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो, ये कोई दहशतगर्दी है इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस ना हो, इसलिए इसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया और फलां कंट्री ने इसको ब्लैक लिस्ट किया। तो वो फिर आपको दुनिया में कोई भी कंट्री है, चाहे अजरबैजान ही ले लें जो सबसे ज़्यादा आसानी से वीज़ा दे देता है, दुबई ले लें, मलेशिया थाईलैंड ले लें, वो भी आपको वीज़ा देने से अवॉइड करेंगे। वो कहेंगे यार ये बंदा मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरा ना हो। तो वो ब्लैक लिस्ट से आपने बचने के लिए पहला काम ये करना है, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना और झूठ नहीं बोलना। ये दो काम नहीं कर रहे हैं जो लोग कंसल्टेंट या एजेंट्स, ऐसे जो कंसल्टेंट एजेंट्स जो डन बेस काम कर रहे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। वो आपके गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, आपको नहीं पता होता। फिर आपको बाद में पता चलता है कि आप जो ब्लैक लिस्ट हुए पड़े हैं। तो वो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। तो फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना और झूठ नहीं बोलना, ये दो काम, ये पहला काम ये करना आपने, कि ये दो चीज़ें नहीं करनी आपने। अच्छा, अब आ जाए दूसरा काम। दूसरा काम आपने ये करना है कि बंदा को चज का चुनना है। चज का क्या चुनना है कि बंदा वो चुनना है जिसको प्रॉपर हाव नाव का पता हो। अब मार्केट में मोस्टली ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से करवाएं, आप किसी और से प्रोफेशनल से करवाएं। कोई भी बंदा आपकी मार्केट में बैठा है, आपके मोहल्ले में बैठा है, आपकी गली में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वट, लेकिन उसको पता होना चाहिए एटलीस्ट हाउ ना होगा, इमिग्रेशन क्या होती है, हमने किस तरह अच्छा इम्पैक्ट डालना है, ये सारी चीज़ें उसको पता हो। अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट लाजमी करवानी है। 10,000 रुपया कुछ चीज़ किसी ने चार्जेस रखे हुए हैं उसको पे कर दें, किसी ने 5 रखे हैं, 8 रखे हैं, 15 रखे हैं, वट एवर, जितने भी जिसका जितना उसका स्टेटस है उसने उस हिसाब से चार्जेस रखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट नहीं करवाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी फाइल के अंदर कमी क्या है। पहला काम तो मैंने आपको बताया, झूठ नहीं बोलना, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, सिंपल है। दूसरा काम असेसमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, किसी प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट से या एडवाइजर से या किसी कोई भी जो जिसको हावनाव का प्रॉपर पता है उससे अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवा लें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स में पता चल जाए आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी क्या है। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए ताकि आप उस कमी को दूर कर सकें। अब अगर किसी को पता ही नहीं होगा वो आपको क्या बताएगा डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है। तो डॉक्यूमेंट्स में कमी पता चलेगी तभी आप रिफ्यूज़ल से बच सकेंगे ना। अपने 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये बचाने के लिए असेसमेंट फ़ीस ना दे के आप अपनी वीज़ा फ़ीस भी ज़ाया करते हैं, आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, आपने इस्लामाबाद आना जाना उसका किराया भी लगना है। तो ये कुल मिला के आप अपना 1-1.5 लाख रुपया ज़ाया कर लेते हैं सिर्फ 10,000 रुपया बचाने के खातिर। तो 10,000 अगर कोई किसी ने असेसमेंट फ़ीस रखी हुई है ना, उसको दे के उस डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवा लिया करें, आपको पता चल जाए डॉक्यूमेंट्स में कमी क्या है, ताकि आप रिफ्यूज़ल से एटलीस्ट बच सकें। ये दो काम करने हैं आपने। और तीसरा काम एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ, 4 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके टैक्स रिटर्न्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम यानी जॉब या बिजनेस डिटेल, और आपकी टैक्स रिटर्न्स या एनटीएन। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपस में कम्युनिकेट करवा लें इनको। ये डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे की गवाही दें। बैंक स्टेटमेंट के हाँ भाई टैक्स रिटर्न्स मेरे साथ मुंसलिक हैं, टैक्स रिटर्न के भाई हाँ सोर्स ऑफ इनकम मेरे साथ मुंसलिक है। और आपका कवर लेटर के अंदर आपकी प्रॉपर चीज़ें मेंशन होती है, क्योंकि पहला डॉक्यूमेंट जो आपका वीज़ा ऑफिसर रीड करता है ना, वो कवर लेटर होता है। वो देखता है कवर लेटर में बंदे ने क्या लिखा है, ये बंदा है क्या, ये क्या करता है, कितना कमाता है, मंथली इसकी क्या सेविंग्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये कितने दिन हमारे मुल्क में आएगा, क्या एक्टिविटीज़ करेगा। तो कवर लेटर जो होता है, कवर लेटर आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 4 चीज़ें आपकी आपस में कम्युनिकेट हो जाएं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर अमल कर लें। हो ही नहीं सकता आपको रिफ्यूज़ल आ जाए, 100% गारंटी आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करके। अब आ जाए, आपको किसी कंट्री की रिफ्यूज़ल लग चुकी है, आपको वीज़ा रिफ्यूज़ आपका हो चुका है, रिफ्यूज़ल का ठप्पा लग चुका है, तो क्या आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या फिर ये कोई नेगेटिव चीज़ है आपके लिए? और से समझें, वीज़ा रिफ्यूज़ल कोई बुरी चीज़ नहीं होती। देखें, आपने एक बंदे को रिक्वेस्ट की, एक वीज़ा ऑफिसर को रिक्वेस्ट की कि यार मुझे आपका वीज़ा चाहिए, मैं आपके मुल्क में घूमने आना चाहता हूँ। अब वीज़ा ऑफिसर की पर्सनल आपके साथ तो कोई दुश्मनी है नहीं। अब वो क्या करेगा, आप अपनी फ़ाइल उसको देंगे, वो आपकी फ़ाइल को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको लगेगा कि यार ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, इसकी बेस पे इस बंदे को रिजेक्ट कर दो। कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो प्रॉपर आपको रीज़न बताते हैं, कुछ आपको रीज़न नहीं बताते, जैसे यूके है वो आपको प्रॉपर रीज़न देता है कि हमने क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ किया, एक एक पॉइंट दे के। शेंजन वीज़ा में भी इसी तरह होता है। लेकिन कनाडा देख लें, वो आपको रीज़न खास नहीं बताता, वो बस ये कह देता है जी हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो प्रॉपर रीज़न देते हैं आपको, कुछ कंट्रीज़ जो रीज़न नहीं देते। जो रीज़न देते हैं वो तो आपको बता देते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लें। जो रीज़न नहीं देते उसमें फिर आपको, मैंने जो पहले आपको बताई है बात के, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट लाजमी है।
उसमें फिर आप किसी प्रोफेशनल को अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट दे दें। अपनी फाइल जो आपने सबमिट की है वो किसी प्रोफेशनल को दे दें कि भाई ये मैंने फाइल सबमिट की थी, रिफ्यूज़ल मिली है, मुझे बता दे इसमें कमी क्या है। वो प्रोफेशनल आपको देख के बता देगा इसमें क्या कमी है। काम तो ये करना है, रिफ्यूज़ल जिनकी आ चुकी है मैं उनके लिए अब बता रहा हूँ। रिफ्यूज़ल आ गई आपकी, पॉइंट्स लिख दिए, तो उन पॉइंट्स को फॉलो करके डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लें। अगर पॉइंट्स नहीं लिखे इमिग्रेशन ने, फिर किसी एक्सपर्ट को या प्रोफेशनल को अपनी फाइल दे दे कि भाई ये फाइल सबमिट की थी, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो इसमें अब क्या कमी है वो आपको बता देंगे। और रिफ्यूज़ल से बचने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट में कमी आ गई उसकी बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया वो तो समझ आता है। डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए ये समझ नहीं आता। उसकी रीज़न क्या होती है कि आप डॉक्यूमेंट सारे बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन आप चले ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसको पता ही नहीं होता कवर लेटर कैसे लिखना है, ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता होती। वो आपकी फाइल पकड़ के सिंपल जैसा दिल करे बना के आपको सबमिट कर देता है, आपको पता ही नहीं होता। इवन कि कुछ लोगों को जो मेरे पास रिफ्यूज़ल लेटर आते हैं कि सर जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हमने अप्लाई किया था, उनको मैं कहता हूँ यार अपनी फाइल सेंड करो। वो कहते हैं जी एजेंट ने हमें फ़ाइल दी नहीं है, हमें कंसल्टेंट ने फ़ाइल दी नहीं है। तरीकाकार ये होता है कि कंसल्टेंट या एजेंट आपकी फ़ाइल बनाता है, फाइल बना के वो आपके साथ शेयर करता है कि यार इसमें देखें हम ये सबमिट कर रहे हैं, इसमें अगर आप खुद कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं करवा लें, हमने ये रेडी की है। आप उसको रिव्यू करते हैं, आप अपना नाम हर चीज़ चेक करके ओके करते हैं, फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल को सबमिट करता है विजिट वीज़ा के लिए। ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही सबमिट करके आपको जस्ट बता दे कि जी अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया, ये तो कोई तरीकाकार ही ना होता। तो आप किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करें, कोई भी वट एवर, यार मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई भी आपके करीब बंदा जिसमें आपको लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, चले जाएं उसके ऑफिस में, जाके बैठ जाएं, भाई ये वीज़ा अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको चेक कर लें। वो जो उसकी फ़ीस है एक रीज़नेबल सी फीस होनी चाहिए ना, वो उसको दे के अपने डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट करवा लें। और अगर किसी से अप्लाई करवा रहे हैं तो ये देख लें कि वो बंदा क्या उसके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उससे इन्फॉर्मेशन कुछ पूछ लें, क्वेश्चन कर लें कुछ उससे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस बंदे को इन्फॉर्मेशन भी है कि नहीं, कि ये करने क्या जा रहा है। अगर रिफ्यूज़ल आ जाने पे कोई परेशान नहीं होना, रिफ्यूज़ल आ गई है इतना कोई इशू नहीं है, दोबारा अपना वीज़ा अप्लाई करें। फाइल को जो कमियां थी उसको दूर करके दोबारा अप्लाई करेंगे। इमिग्रेशन को पता होगा भाई इसको हमने रिफ्यूज़ किया था, अब ये तैयारी करके आया, लिहाजा अब इसको वीज़ा दे देना चाहिए, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रिफ्यूज़ल के बाद। ये नहीं सोचना कि रिफ्यूज़ल आ गई तो भाई वीज़ा मेरा मुझे मिलेगा ही नहीं, और अम्बेसी इमिग्रेशन कहेंगी, अगर दूसरे कंट्रीज़ का अप्लाई करेंगे वो कहेंगे जी इसकी तो पहले रिफ्यूज़ल लगी है। भाई रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होता है कि आपको रिफ्यूज़ किया, आपके डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा मेंटेन करके ले आएंगे, वीज़ा मिल जाएगा। बाकी बैन हो जाना, ब्लैक लिस्ट हो जाना, ये चीज़ें डेंजरस होती हैं, ख़तरनाक होती हैं। रिफ्यूज़ हो जाना कोई बुरी बात, कोई नेगेटिव चीज़, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। आप 10 रिफ्यूज़ल आ जाएं तब भी आपके लिए कोई इशू नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि रिफ्यूज़ल का ताल्लुक आपकी ज़ातियात से नहीं होता। रिफ्यूज़ल का ताल्लुक आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होता है। आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था, नहीं मिला, उसमें आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर कमी तब होगी जब आप ब्लैक लिस्ट में जाएंगे या बैन होंगे, तब वीज़ा मिलना आपको मुश्किल होता है। रिफ्यूज़ल आ जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। वीज़ा रिफ्यूज़ल आने के बाद इमिग्रेशन या एम्बेसी आपको पॉजिटिव लेती है, ना कि वो आपको नेगेटिव लेके कहेगी जी इसकी पहले रिफ्यूज़ल की थी दोबारा भी रिफ्यूज़ल कर दो। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई इसको पहले रिफ्यूज़ किया था, इसका मतलब ये तैयारी करके आया और बाकी आप तैयारी करके जाएंगे, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स दे के आपको वीज़ा दे देंगे कि हाँ यार ये कमी थी, इसने दूर कर ली। जिन लोगों के वीज़े लगते हैं इमिग्रेशन उनका कज़न थोड़ी है, या वीज़ा ऑफिसर उनका भाई थोड़ी है, चचाजाद थोड़ी है, वो भी तो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वीज़ा ले रहे हैं ना। आप में उनमें क्या फ़र्क है, डॉक्यूमेंट्स का ही है। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे वो दे रहे हैं आप भी अपने मेंटेन करके दे दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। इनकी वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।